नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां अपने ही सर्वे में भाजपा को लगा बड़ा झटका। सीएम नीतीश की लोकप्रियता और भाजपा की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव के डैमेज कंट्रोल का दिखा बिहार में असर, अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं रघुवंश प्रसाद। करीबी नेता ने किया है बड़ा दावा और आरजेडी हो सकती है मजबूत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में रामविलास पासवान का बड़ा ट्वीट, कहा मेरी तबीयत खराब है, बेटे चिराग के हर फैसले का है समर्थन, जो फैसला होगा वो चिराग पासवान ही लेंगे। और ऐसे में एनडीए की सेहत यहाँ पर नाजुक बनी हुई है और किसी भी वक्त फूट की बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका जेडीयू और भाजपा को लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। इंटरनल सर्वे ने बढ़ा दी है बीजेपी की बेचैनी, सीएम नीतीश की लोकप्रियता में आई भारी कमी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है। ये सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने की है। सूत्रों की माने तो सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। 3 दिनों तक इस टीम ने पार्टी के मंडल स्तर तक जाकर जानकारी इकट्ठा की है। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। नीतीश पर लोगों का भरोसा कम। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं न कहीं सॉफ्ट हैं। वहीं बीजेपी के बड़े से बड़े नेता लालू पर सीधा हमला करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को डैमेज कंट्रोल का असर, अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं रघुवंश प्रसाद, करीबी नेता का दावा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और लालू प्रसाद यादव के दोस्त रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के तुरंत बाद लालू यादव का एक पत्र सामने आया, जिसमें उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा नामंजूर करते हुए मनाने की कोशिश की और कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू यादव के इस डैमेज कंट्रोल का असर भी नजर आ रहा है। ऐसी संभावना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिशें तेज। आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने करीबी ने हमारे सहयोग अखबार से बात करते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पत्र सामने आने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं। वो 1 या 2 दिनों में अपना रुख पूरी तरह से साफ कर देंगे। कुछ समय पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही उनके आरजेडी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, रामविलास का ट्वीट, मेरी तबीयत खराब, बेटे चिराग के हर फैसले का समर्थन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट काल के बीच बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए। रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि खराब तबीयत के कारण अभी अस्पताल में है। ऐसे में चिराग पासवान पार्टी को लेकर जो भी फैसला ले रहा है वो उसके साथ हैं। रामविलास पासवान ने ट्वीट किया कि कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में निरंतर अपनी सेवा देश को दी और हर संभव प्रयास किया कि सभी जगह खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। इसी दौरान तबीयत खराब होने लगी, लेकिन काम में कोई ढिलाई ना हो इस वजह से अस्पताल नहीं गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि मेरी खराब तबीयत का एहसास जब चिराग को हुआ तो उसके कहने पर मैं अस्पताल गया और अपना इलाज करवाने लगा। मुझे खुशी है कि इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है और मेरी हर संभव सेवा कर रहा है। मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर रामविलास पासवान ने आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। साफ है कि बीते दिनों में चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उनकी पार्टी की ओर से लगातार नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है और कहा गया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जेडीयू के साथ नहीं। इतना ही नहीं, हाल ही में हुई पार्टी के बैठक में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने की भी बात कही गई। ऐसे में अब जब रामविलास पासवान ने खुले तौर पर चिराग के समर्थन की बात कर दी है तो आने वाले दिनों में बिहार चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कंगना रनौत की कम नहीं हो रही मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने शुरू की ड्रग्स कनेक्शन की जांच। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुखर रहने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले शिवसेना शासित बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को ध्वस्त किया और अब मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जाँच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को जाँच के आदेश की कॉपी मिल गई है और अब मुंबई पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं आ पाई है कि मुंबई पुलिस ने इसके लिए कोई स्पेशल टीम बनाई है या फिर मामला नारकोटिक्स विभाग को दिया है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख ने अध्ययन सुमन के उस पुराने इंटरव्यू के आधार पर मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था, विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक की अपील पर मैंने विधानसभा में जवाब दिया और कहा कि कंगना रनौत के अध्ययन सुमन के साथ रिश्ते थे, जिसने एक इंटरव्यू में कहा कि वह ड्रग्स लेती हैं और उन्हें भी इसके लिए मजबूर किया। मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी। हालांकि गृह मंत्री का इस बयान पर कंगना ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूं। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिस पर सत्तारूढ़ शिवसेना ने नाराजगी जताई थी। शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच काफी बयानबाजी हुई। कंगना ने कहा कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी। इसके बाद कंगना केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा में मुंबई आई, मगर उनके पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने कार्रवाई पर रोक लगा दी और अब कंगना इस मामले में मुआवजे की मांग कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दोषी पाए गए नेताओं को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से कर सकते हैं बैन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक नेता के खिलाफ साल 1983 में दर्ज आपराधिक मामले में 36 साल बाद निचली अदालत द्वारा अभियोग निर्धारित किए जाने पर अचरज व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि अभियोजन का यह कर्तव्य है कि मुकदमे की सुनवाई तेजी से हो। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट से वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की और जानकारी मांगी है। न्यायालय को न्याय मित्र ने सूचित किया था कि 4442 मामलों में देश के नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2556 आरोपी तो वर्तमान सांसद विधायक हैं। जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अब हाईकोर्ट्स को 12 सितंबर तक नेताओं के खिलाफ लंबित उन मामलों का विवरण ईमेल के जरिए देना होगा जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून, धन शोधन रोकथाम कानून और कालाधन कानून जैसे विशेष कानूनों के तहत लंबित हैं। बेंच वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का अवलोकन करेगी और इन मुकदमों की तेजी से सुनवाई के बारे में 16 सितंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, चीन ने हमारी जमीन ले ली, क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड है? जी हां दोस्तों, भारत और चीन के मध्य सीमा पर तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह अपने ट्वीट में लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है या फिर इसे भी एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के अलावा कोरोना वायरस, रोजगार, निजीकरण, परीक्षाओं, जीडीपी में गिरावट, अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में भी चीनी घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। बैठक में संसद के आगामी सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में तय किया गया कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेरा जाए। बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अभी तक भारतीय जमीन पर चीनी घुसपैठ की बात नहीं कबूली है। प्रधानमंत्री को इस मामले पर जवाब देना होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बोले ओवैसी, क्या मोदी सरकार ने भारत की जमीन सरेंडर कर दी? जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान को लेकर सरकार पर हमला किया है। तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समक्ष वांग यी ने मॉस्को में बृहस्पतिवार को बातचीत की। इस बातचीत में तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति बनी है। ओवैसी ने
सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत के अधिकार का समर्पण कर दिया है। विदेश मंत्री ने चीन से अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के लिए क्यों नहीं कहा। ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, हमने विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान को देखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से लद्दाख में LAC पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के बारे में क्यों नहीं कहा, या फिर क्या विदेश मंत्री भी अपने बॉस PMO इंडिया से सहमत हैं कि कोई चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, क्या मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत के अधिकार का समर्पण कर दिया है। चीन चाहता है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच निवेश, कूटनीति और बाकी सभी चीजें बनी रहें। भारत को इस पर सहमत नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया ट्रायल पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, कहा पत्रकारिता से पहले करे आपराधिक सुनवाई का कोर्स। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को पत्रकारिता से पहले आपराधिक सुनवाई का कोर्स करना चाहिए। टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी और उनके न्यूज चैनल द्वारा की जा रही समानांतर जांच पर कोर्ट ने सवाल उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब को हिदायत दी है कि वो पत्रकारिता करते समय संयम से काम ले, किसी भी केस को कवर करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखे। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी भी प्रकार से मीडिया को चुप कराने की कोशिश में नहीं है, लेकिन किसी भी केस की जांच की शुद्धता का ध्यान मीडिया को रखना चाहिए। पत्रकारिता से पहले आपराधिक मुकदमे का कोर्स करना चाहिए, उसके बाद ही पत्रकारिता करनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि जब पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी जाती है तो मीडिया समानांतर जांच नहीं कर सकता। कोर्ट ने साल 2017 के निर्देश का हवाला देते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि मीडिया किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकता, न ही किसी आरोपी के दोषी होने पर जोर नहीं दे सकता। जोर ही दे सकता है जिस केस में ट्रायल चल रहा है, उस केस को मीडिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक कवर करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने 400% बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, अब यात्रियों को चुकाने होंगे इतने पैसे। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहना है कि इस कदम से रेलवे प्लेटफॉर्मों पर भीड़ बढ़ने को रोका जा सकेगा। चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए की गई है। एक विज्ञप्ति में दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में अस्थायी वृद्धि की गई है। नई दर वीरा संगोली रायन्ना सिटी रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु छावनी और यशवंतपुर रेलवे स्टेशनों पर लागू होगी। 12 सितंबर से बेंगलुरु डिवीजन से 7 जोड़ी ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह पहले से ही जारी विशेष ट्रेन सेवाओं के अतिरिक्त होंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मानना है कि प्लेटफॉर्मों पर भीड़ रोकने के लिए आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यह कोविड-19 के फैलने पर रोक लगाने में भी मददगार होगा। पुणे में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को कोरोना वायरस महामारी के शुरुआती दिनों से ही नियंत्रित करता आया है। इससे पहले पुणे रेलवे डिवीजन ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया था। इस संदर्भ में रेलवे प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वाले लोगों पर रोक लगाना है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ई टेंडर घोटाला, शिवराज सरकार में जांच हुई धीमी, 6 महीने बाद भी नहीं मिली 42 टेंडरों की टेक्निकल रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले की जांच ने एक समय प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाई थी। अब उस जांच की गति धीमी हो गई है। कारण है कि EOW को सेंट्रल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स से टेंडर से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट न मिलना। 6 महीने पहले EOW की टीम दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उसे टेक्निकल रिपोर्ट नहीं मिली। अब फिर से EOW इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए दोबारा दिल्ली स्थित इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस के दफ्तर जा सकती है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान 9 टेंडर को लेकर FIR दर्ज हुई थी। उस दौरान से इस रिपोर्ट को केंद्रीय एजेंसी से मांगा जा रहा था। 1 साल गुजरने के बाद भी रिपोर्ट EOW को नहीं मिली है, उसे एजेंसी को भेज दिया गया है। ऐसे में उन टेंडरों में हुए घोटालों की जांच रुक गई है, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि EOW की प्राथमिक जांच में हुई थी। जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक EOW इन मामलों में FIR दर्ज नहीं कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव ही बैठेंगे, बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की राजद से नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अनंत सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री मान लिया है। इस बार वे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी ही बैठेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि बस औपचारिकता ही बची है, जल्द ही पूरे मामले का औपचारिक ऐलान करेंगे।
करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार से रिश्ते खराब होने के बाद से ही अनंत सिंह लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। वैसे यह पहले से ही तय नजर आ रहा है कि अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बार राजद की टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सत्ता की कुर्सी पर उन्हें काबिज करेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि इस बार वे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं एलजेपी का सुर ना बिगाड़ दे 143 सीटों का राग, सियासी गणित में फिट नहीं बैठ रहे मंसूबे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा लेने वाली लोक जनशक्ति पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा भले न कर रही हो, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि उसके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को ना तो एनडीए कोई तवज्जो दे रहा है और ना ही महागठबंधन। एलजेपी की कमान संभाले युवा चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए हैं। हर तरह से दांव आजमा चुकी एलजेपी। बिहार में एलजेपी हर तरह से दांव आजमा चुकी है, अकेले भी लड़कर व गठबंधन के सहारे भी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। पिछले 15 साल में हुए 4 चुनावों में एलजेपी के आंकड़े ऐसे नहीं रहे जो उसे सहयोगियों पर दबाव बनाने की स्थिति में ला सके। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में लालू विरोधी लहर के दौरान जरूर वह कुछ फायदे में रही, जिसमें 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 29 सीटें जीतने में सफल रही। अब तक के सर्वाधिक 12.62% वोट भी उसी चुनाव में मिले। हालांकि वह जीत काम नहीं आई, सरकार ही नहीं बनी और विधानसभा भंग कर दी गई। इस बार चुनावी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मुखर होते रहे हैं। उनकी पार्टी हर मौके पर नीतीश का विरोध करने से नहीं चूक रही है। वे नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से पक्ष में नहीं है। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात भी हुई, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पार्टी में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात भी चर्चा में आई, जबकि सहयोगी बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा बार बार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी बिहार चुनाव में सुशांत सिंह और चीन के मुद्दे को भुना रहे हैं नीतीश कुमार, पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से सीधा सवाल है कि वर्चुअल रैली में आप किस मुंह से उस पर सवाल उठाएं जिसका पांव पकड़कर सरकार बनाए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सुशांत मामले में जिसने साजिश रची उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी लोग भी हैं, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और चीन के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 साल के बिहार को इस हालात में लाने के लिए दोनों भाई जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा स्किल पर खर्चा करेंगे। 6 महीने के अंदर लाखों छात्र को रोजगार नहीं दिया तो रिजाइन दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आईटीआई के करीब 40 लाख बच्चे अब आज बेरोजगार हैं। हर साल करीब 30 लाख बच्चे आईटीआई से निकलते हैं, उन्हें 2016 से 2020 तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिले हैं। तंज भरे लहजे में पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ और कोरोना ने आम जीवन को तबाह कर दिया है। आपदा के समय घरों से नहीं निकलने वाले लोग अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफे के बाद लालू ने लिखी चिट्ठी, बोले आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा है। लालू ने कहा है कि रघुवंश बाबू पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर बैठकर बात करेंगे। लालू ने यह भी लिखा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार की सुबह लालू को 30 शब्दों की चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी के जवाब में लालू ने उन्हें चिट्ठी लिखी है। रांची स्थित होटवार जेल के अधीक्षक की अनुमति से पत्र मीडिया में जारी हुआ है। रांची से रघुवंश प्रसाद सिंह को भेजी गई चिट्ठी में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है, मुझे वो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे और मेरे परिवार के साथ ही राजद परिवार भी आपको स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। लालू आगे लिखते हैं, 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक में मिल बैठकर विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठ के बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपका लालू प्रसाद। दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार की सुबह लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने छोटे पत्र में लिखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे
क्षमा करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच क्या बातचीत हुई, जानिए मीटिंग की इनसाइड बातें। जी हां दोस्तों, बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस को गिराने के बाद उपजे विवाद ने महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इंडिया टुडे टीवी के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में एक प्रमुख भागीदार एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान कहा कि कंगना रनौत की टिप्पणियों के नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। कल शाम हुई मुलाकात में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि अगर नजरअंदाज कर दिया जाता तो यह मुद्दा किसी भी अनुपात में न उभर पाता। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कहा कि कार्रवाई की जरूरत थी। ठाकरे ने साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कोविड-19 महामारी और पालघर लिंचिंग सहित विभिन्न मुद्दों पर कंगना रनौत जैसे प्यादों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की सरकार को जानबूझकर निशाना बना रही है। शरद पवार से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सभी की छवि को जानबूझकर कलंकित किया जा रहा है, हमें अब इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे। इस बैठक में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम मुद्दों के साथ ही कंगना रनौत मामले पर भी चर्चा हुई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।